बच्चों, ये हमारा अगला टॉपिक है दो महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो आपका लास्ट वीडियो होगा, उसमें कंक्लूड करेंगे लेसन को, फाइनली सब कंप्लीट हो जाएगा। ये लगभग 8, 9, 10 टॉप पार्ट में डिवाइड होकर पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ वीडियोस के माध्यम से। जब भी कभी आपको दिक्कत होती है तो आप इससे रिवाइज कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जहां पर भी आप देखना चाहें वहां से देख सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट जो है फैसिलिटी है आपके लिए, हमेशा ही रहेगी आपके पास। कभी भी जब भी आप देखना चाहें, आपको कोई टॉपिक कंफ्यूजन हो तो टीचर है या नहीं है, लेकिन आप वहां पर आप कंफर्म हो सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो और मैक्सिमम चीजें मैंने इसमें क्लियर की हुई हैं। जो चीजें समझ में नहीं आती वो लोग तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कॉन्टेक्ट के थ्रू, लेकिन ज्यादातर चीजें आपके 10th स्टैंडर्ड की जो है वो इसमें क्लियर होती जा रही हैं। इसके साथ जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उसको आप कंप्लीट करते रहिए, और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस नोट्स के या इस सिलेबस के बाहर नहीं आने वाला है हिस्ट्री का, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं हम। जो हमारा टॉपिक है दो महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, ये हमारा टॉपिक है कि इकोनॉमी जो है, जो अर्थव्यवस्था है, तो जब दो महायुद्धों के बीच हो रही है बात, तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, यानी विश्व की, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि दो महायुद्धों के बीच का जो कालखंड है वो क्या है। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि दो महायुद्ध कौन कौन से हुए हैं। ये है प्रथम विश्व युद्ध, जिसको हम लिखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक, ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध ये जो होता है वो होता है हमारा सेकेंड WW। कभी कभी बच्चे कह देते हैं IWW, कंफ्यूजन में जान नहीं पाते हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1914 ईस्वी में और ये चलता है 1918 ईस्वी तक, यानी टोटल 4 वर्ष। ठीक, दूसरा जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1939 ईस्वी में और समाप्त होता है 1945 ईस्वी में। ठीक, टोटल 6 वर्ष। ठीक, यही वो युद्ध है जिसमें जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, ये सारी चीजें। तो अब हम शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से, अपनी बात शुरू करेंगे। ठीक, ये जो युद्ध था वो मूल रूप से तो यूरोप में लड़ा गया। ठीक, ये जो विश्व युद्ध है ये मूल रूप से यूरोप में लड़ा गया, लेकिन इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, यानी प्रभाव संपूर्ण विश्व पर। ठीक, ये हो गया कि ये लड़ा तो जाता है यूरोप महाद्वीप में, लेकिन इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ता है, चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दो तरह से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जैसे प्रत्यक्ष मतलब सीधे सीधे वहां पर युद्ध हुआ और युद्ध होने से क्या हुआ कि भारत से मांग बढ़ी कि हमारे यहाँ राशन का उत्पादन नहीं हो रहा है, आप राशन दे दीजिए उसके बदले में पैसे, तो ये क्या होगा, ये प्रत्यक्ष लाभ हो गया। लेकिन वहां पर पराजित हुआ तो इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए ब्रिटेन पराजित हो जाता है, तो ब्रिटेन पराजित होगा तो हम भारतीयों के मन में क्या आता है कि अरे ब्रिटेन से हम डरते थे इतना कि अंग्रेज है, हम नहीं जीत सकते, वो तो वहां पर पराजित हो गए, अब तो हम अपने भारत से भी इनको भगा सकते हैं। तो क्या एक इनडायरेक्ट वे, अप्रत्यक्ष रूप से आपके अंदर एक लाभ होगा, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी जो मानसिक स्थिति होगी, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जो आप विश्वास होगा, वो उनके खिलाफ बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष लाभ है, धन आ जाना एक प्रत्यक्ष लाभ हो गया। ठीक, तो यहां हम देखेंगे आगे इस विश्व युद्ध से वैश्विक
अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। संकट उत्पन्न हो गया, ठीक। यानी जो विश्व युद्ध हुआ तो इससे भाई जनधन की तो हानि हुई, जन की हानि हुई, लोग घायल हुए भारी संख्या में, उत्पादन प्रभावित हुआ, वो तो हुआ। तो ऐसे ही उसी के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, उसको हम लोग देख रहे हैं आगे। इसमें एक छोटा सा टॉपिक मिलता है जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि युद्ध जो हुआ है उससे क्या रिजल्ट निकल के आया है, इसका प्रभाव क्या हुआ है। तो उस टॉपिक का नाम है युद्धकालीन रूपांतरण, यानी युद्ध काल में देशों का रूप कैसे बदल गया, देशों का स्वरूप कैसा था, ये बताने का प्रयास है। तो युद्धकालीन रूपांतरण, रूपांतरण मतलब रूप में परिवर्तन, अंतरण होता है। ये जो युद्ध हुआ वो दो खेमों में हुआ। खेमों का मतलब दो समूहों में हुआ, ठीक, समूह में हुआ। एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे धुरी राष्ट्र, ठीक, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो यहां पर यह जान लेना आवश्यक है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे। तो उसमें ब्रिटेन, फ्रांस व रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, जिसको सोवियत जो यूएसएसआर भी कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ। और जो धुरी राष्ट्र हैं इनके अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक, और ऑटोमन साम्राज्य। इस तरह से ये दो खेमों में होता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए या फिर धुरी राष्ट्रों के नाम। तो वहां पर आपको याद रखना है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य ये धुरी राष्ट्र थे, ये मित्र राष्ट्र थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखेंगे तो उसमें एक कैंडिडेट और बढ़ जाता है, वो हो जाता है अमेरिका। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं था, ठीक, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से शामिल होता है, अमेरिका पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। तो अगर हम जब द्वितीय विश्व युद्ध में अगर पूछा जाता है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे तो उसमें हम अमेरिका को जोड़ देंगे। और अगर प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से मित्र राष्ट्र थे उसमें थे धुरी राष्ट्र, यही थे ना। ये बाद में इसमें और भी बढ़ोतरी होती है जिसमें जापान भी शामिल हो जाता है बाद में, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तब। और तभी अमेरिका जापान के ऊपर हमला करके वहां के नागासाकी और हिरोशिमा दो शहरों को बुरी तरह तबाह कर देता है। तो ये बात की बात है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे, अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देख रहे हैं थोड़ा सा। लोगों को लगा था कि 1914 में हुआ युद्ध, 1914 में आरंभ हुआ युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये युद्ध जो है वो धीरे धीरे लंबा खिंचता चला गया और इतना लंबा खिंचा कि 4 वर्षों तक चला, 4 वर्षों तक चला। अब सामान्य सी बात है कि अगर मान लीजिए परमाणु हमला हो रहा है, बम वर्षक विमान चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, तोपें चल रही हैं, गोली बारूद चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा। अगर गेहूं की फसल बोई जाए तो क्या होगा, गेहूं की फसल नष्ट हो जाएगी, उत्पादन तो नहीं होगा ना। तो ऐसे में फसलें जो थी वो उनका उत्पादन लगभग उन देशों में समाप्त हो गया जो युद्ध में शामिल थे, ठीक। लेकिन भोजन तो रोज चाहिए, खाने की तो आवश्यकता आपको रोज है। तो ऐसे में क्या होगा, तब बाहर से आपको आयात करना पड़ेगा, उन देशों से आयात करना पड़ेगा जो देश शांति काल में है, जिनमें युद्ध नहीं हो रहा है, जिनकी स्थिति शांतिपूर्ण है, वहां से आपको आयात करना पड़ेगा। और उस आयात के कारण भारत में भी थोड़ी सी आर्थिक निर्भरता आई। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब ब्रिटेन की विषम परिस्थितियों के कारण भारत को थोड़ा सा आर्थिक लाभ हुआ, भारत से ब्रिटेन ने अनाज खरीदा, यहाँ का उत्पादन जो था वहां बाहर गया, निर्यात में बढ़ोतरी हुई भारत के। और किसी भी देश के निर्यात में जब बढ़ोतरी होती है तो उस देश के
आर्थिक लाभ उस देश का सुनिश्चित हो जाता है, यानी स्पष्ट हो जाता है कि अब इसको आर्थिक लाभ होने ही वाला है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत की स्थिति थोड़ी सी आत्मनिर्भर बनी और थोड़ा सा निर्यात इनका बढ़ जाता है। इस युद्ध में जो व्यवस्थाएं थी उनके अंतर्गत जो प्रभावित लोग थे उनके बारे में हम देखेंगे आगे। इस युद्ध में लगभग 90 लाख लोग मारे गए। ठीक, यानी 90 लाख लोगों की जान गई और लगभग 2 करोड़ लोग घायल अथवा विकलांग हो गए। ठीक, विकलांग हो गए कैसे, जैसे हाथ पैर कट गया तो विकलांगी तो हो जाएंगे, कुछ घायल हो गए जिनमें रिकवरी की संभावना थी, रिकवरी के चांसेस थे, और कुछ अंग भंग हो गया, हाथ पैर शरीर कट गया, कान कट गया, तो ऐसे में क्या होगा, वो हमेशा के लिए विकलांग हो गए। तो ये स्थिति रही उस समय के मानव समुदाय की। जो वैश्विक युद्ध हुआ, प्रथम विश्व वैश्विक युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें 90 लाख लोग मारे गए लगभग विभिन्न सेनाओं के, और 2 करोड़ लोग लगभग घायल या विकलांग हो गए। और ये जो मारे गए तो ये क्या करते थे, कहीं ना कहीं उत्पादन का कार्य करते थे, वो उत्पादन प्रभावित हुआ, यानी सीधे सीधे 90 लाख लोग जो कामगार थे उनका काम खत्म। फिर 2 करोड़ लोग जो घायल या विकलांग हैं उनका क्या होगा, वो भी लगभग 3 करोड़ लोग जो कहीं ना कहीं काम करते थे। भाई सेना में जो जा रहा है वो जाहिर सी बात है युवा होगा, बुजुर्ग तो जाएगा नहीं, 90 साल का बुजुर्ग है चला जा रहा है खांसते हुए मिसाइल लिए, ऐसा तो होगा नहीं। ना ही 5 साल का बच्चा होगा कि तोप लेके दौड़ा जा रहा है, जो युवा होगा वास्तव में वही जाएगा। और वो युवा क्या कर रहा होगा, युद्ध नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता होगा, वो काम धंधा करता होगा, व्यापार में सहयोग करता होगा, कृषि कार्यों में कार्य करता होगा, कृषि क्षेत्रों में भी उन्नति के लिए प्रयास करता होगा, कहीं ना कुछ ना कुछ वो डेवलपमेंट में लगा रहा होगा। तो अगर वो सेना में जाए और वहां पर घायल होकर किसी काम का न रह जाए, या फिर ये कहिए कि वो मर जाए, तो ऐसे में उसका कार्य कौन करेगा, यानी कार्य समाप्त। तो लगभग 3 करोड़ लोग यूरोप महाद्वीप की व्यवस्था से बिल्कुल बाहर हो गए। जो कामगार थे, कार्य करने वाले थे, वो निष्क्रिय हो गए। और जब ये निष्क्रिय हो जाएंगे तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था होगी वो अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। और यही यूरोप महाद्वीप में हुआ कि एक घोर मंदी का दौर आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं कि प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 में आती है, लेकिन 1929 में मंदी अचानक से तो आ नहीं सकती थी, लंबे समय के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप मंदी आती है। जैसे भारत की मान लीजिए व्यवस्था चल रही है, अचानक से कहीं युद्ध हो जाए और भारत से 50 करोड़ युवा या 20 करोड़ युवा जाकर सीमा पर लड़े और सीमा पर शहीद हो जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि जुनून में, राष्ट्रभक्ति में व्यक्ति निकलकर तो बाहर चला गया, युद्ध किया और युद्ध में वो नष्ट हो गया। तो नष्ट होने के बाद उसका परिवार कैसे चलेगा, वो जीवन यापन के लिए जो जीविका चला रहा था, मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा था, कहीं जॉब कर रहा था, वो सब क्या हुआ, वो सब बंद हो गया। और बंद होने से क्या होगा, एक लंबे समय के बाद देश की अर्थव्यवस्था के पर जो है रिजल्ट जब आएंगे, जब अर्थव्यवस्था के बारे में मूल्यांकन होगा, तब पता चलेगा कि उस व्यक्ति का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में क्या था और कहां से कहां अर्थव्यवस्था गर्त में पहुंच गई। 100, 200, 500 लोग का होता तो मैनेज हो जाता, एक भारी संख्या लगभग 3 करोड़ लोग जा रहे हैं, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो दिखना था। और वो जब 18 से शुरू होता है तो लगभग 9 सालों तक ये व्यवस्था उलट पलट चलती रहती है और लास्ट में नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो फाइनली वैश्विक आर्थिक मंदी के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक, तो ये यहाँ का प्रभाव हमको यहाँ पर दिखाई पड़ता है इस तरह से। अब आगे जब हम देखेंगे, जब ये स्थिति हो गई तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन, यानी इस व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था वो ब्रिटेन, और जो इसमें भाग नहीं ले रहा था वो था अमेरिका। ठीक, अमेरिका 76 से 84 इसके बीच में आजाद हो चुका है, यानी स्वतंत्र है, वहां एक फेडरेशन की व्यवस्था हो गई, वहां अपनी सरकार है, वो अपनी शासन व्यवस्था चला रहे हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन को आवश्यकता पड़ी अपनी स्थिति को संभालने के लिए कर्ज
कर्ज की आवश्यकता पड़ी। अमेरिका के पास एक सुनहरा मौका था कि लोगों को कर्ज दिया जाए और कर्ज देने के बाद वहां से ब्याज के रूप में लाभ कमाया जाए। ठीक, ये हो गया। अब लेकिन दिक्कत ये है कि मान लीजिए ब्रिटेन ने कर्जा ले लिया, ठीक, कर्जा ले लिया 1000 करोड़ का और अपने देश में लोगों को लोन बांट दिया कि आप लोग लीजिए और अपने अपने बिजनेस में लगाइए, प्रोडक्शन में लगाइए, उत्पादन कीजिए और उत्पादन करके उसका निर्यात कीजिए बाहर और उससे आने वाला पैसा वापस हमको जमा कीजिएगा, हम अमेरिका को वापस कर देंगे। सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति थी कि लोग घायल हैं, बीमार हैं, कोई सहारा नहीं है, तो वो पैसा तो ले लिया लेकिन उस पैसे का किया क्या, बिजनेस में ना लगाकर खुद खा लिया, यानी भोजन जैसी व्यवस्थाओं में लगा दिया। और भोजन में व्यवस्थाओं में लगाने के बाद क्या होगा, पैसा वापस तो आएगा नहीं। तो ऐसे में स्थिति बनेगी ये कि अमेरिका को ये लोग अब पुनः वापस अपना लोन नहीं कर पाएंगे। ऐसी बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर अमेरिका के बैंकर्स जो थे उन सब ने तेजी से अपना पैसा वापस खींचना शुरू कर दिया और अपने क्षेत्र में जो घरेलू कर्जा देते थे वो भी देना बंद कर दिया। लेकिन उसकी भरपाई पूरी तरह से नहीं हो सकी और लास्ट में 1929 तक पूरा विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया और यह घोषणा कर दी गई कि 1929 में वैश्विक मंदी यानी मंदी आ चुकी है। ठीक, इसका एक लंबा प्रोसेस है, अमेरिका में कैसे मंदी का दौर आया उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, तो वो हम अगले वीडियोस में देख लेंगे। वो दूसरे तरीके का है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो बहुत बेहतर पार्ट है और समझने के लिए काफी जरूरी भी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम देखते हैं और फिर इसके बाद जो थोड़ा सा कुछ इसमें डेवलपमेंट भी हुआ था। हेनरी फोर्ड एक हैं, उन्होंने थोड़ा सा विकास कार्य भी किया था। हेनरी फोर्ड, इन्होंने फोर्ड मोटर की स्थापना की थी। फोर्ड मोटर की स्थापना की थी और कार का निर्माण सर्वप्रथम शुरू किया था। कार का निर्माण आरंभ किया था। ये स्थिति रही है अमेरिका की जो स्थिति रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के क्रियाकलापों के स्वरूप व्यवस्था ये निकल कर आती है कि ब्रिटेन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो चुकी थी। ऐसे में अमेरिका ने उसकी मदद की, कर्जा दिया और उस कर्जे की भरपाई न होने के कारण अमेरिका में आर्थिक मंदी आई और उस समय अमेरिका ही बेहतर स्थिति में थी था, इस कारण पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई। अब आगे हम लोग जो देखेंगे उसमें होगा हमारा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और भारत में आर्थिक मंदी। ये जो टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। इसी के साथ देखते हुए चलते हैं कि जो है वैश्विक मंदी का दौर था उसमें क्या चीजें हुई और भारत में आर्थिक मंदी का क्या प्रभाव रहा। ये दोनों चीजें हम लोग इसी में देखेंगे। ये है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। ठीक, हमने देखा कि जो है ब्रिटेन को कर्जा देने के बाद अमेरिका की भरपाई वापस नहीं हो पाती है और उससे वो आर्थिक मंदी का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? तो वो आई 1929 ईस्वी में। सर्वप्रथम कहाँ आई? अमेरिका में आई। ठीक, उसने किसको प्रभावित किया? उसने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। ये इसका सिस्टम है। हमने यहाँ पर देखा कि कैसे ब्रिटेन से कर्जा लेकर लोन लेकर अमेरिका से लोन लेकर कर्जा लेकर ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को बांटा, अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों को बांटा, व्यक्तिगत नागरिकों को भी अमेरिका ने कर्जा दिया और सरकारों को भी कर्जा दिया, लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पाती और भरपाई न होने के कारण वो आर्थिक मंदी का शिकार हो जाता है। बस इस आर्थिक मंदी में आपको बस इतना ही समझना है। इसका जो प्रश्न आता है वो यही आता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? 1930 में, छोटा सा। और क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि ब्रिटेन को ढेर सारा कर्जा दे दिया और कर्जे की वापसी ठीक समय से ठीक तरीके से नहीं हो पाई, जितनी उसको उम्मीद थी उस तरह से उसको लाभ नहीं मिल पाया, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया, प्रॉफिट मिनिमम हो गया, इस कारण से वो मंदी के शिकार हो गए, बैंक दिवालिया हो गए, बैंकों ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका जो भारत पर प्रभाव है वो थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ठीक,
भारत पर प्रभाव क्या हुआ कि इस मंदी के दौर में जो भारत से निर्यात आरंभ हुआ था वह कम व धीरे धीरे समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? समाप्त इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ से खाद्य सामग्री का निर्यात होता था। ठीक, खाद्य सामग्री युद्ध समाप्त होने के 6 महीने 1 साल बाद आप पुनः उन खेतों में उत्पादन उसका कर सकते हैं। अब वर्तमान समय में यदि देखिए तो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। बाहर से बहुत सारे लोग गांव की तरफ आ रहे हैं, शहरों की तरफ आ रहे हैं और आकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे बिजनेस थे जैसे ठेला लगाना, तरबूज, खरबूजा, खीरा, गर्मी का मौसम, ये सारी चीजें बेचना, ये सारा काम जो था, सब्जी बेचना, ये सारा काम इन्होंने उठा लिया। तो अब क्या हो गया, इनकी संख्या बढ़ गई। तो इनकी संख्या बढ़ जाने से क्या होगा कि जो लोग पहले से बेच रहे थे उनकी आय कम हो जाएगी। तो ठीक यही हुआ कि यहाँ पर उत्पादन जो होता था, खाद्य सामग्री बाहर जानी शुरू हुई थी, जिससे आय आरंभ हुई थी, वो आय पुनः प्रभावित हो गई। और प्रभावित इसलिए हो गई क्योंकि ये उत्पादन पुनः उन देशों में आरंभ हो गया, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ा लेना आसान है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो नहीं कर पाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो बहुत तेजी से नहीं सर्वाइव कर पाया, रिकवर कर पाया, आर्थिक मंदी आ गई। लेकिन जो खाद्य वाली व्यवस्थाएं थी वो इन्होंने धीरे धीरे डेवलप कर ली। इसलिए भारत का जो निर्यात था वो काफी हद तक प्रभावित हुआ और भारत की निर्यात व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई। तो ये वैश्विक मंदी का भारत पर प्रभाव था। ठीक, इस तरह से ये वीडियो जो है समाप्त हो जाता है। अब एक लास्ट वीडियो आपका बचेगा जो इस चैप्टर का होगा, उसको हम लोग देखेंगे।